Good morning, dear student. BCom semester 1 English medium. Dear students, in our previous lectures, we calculated the example number 4 from profit prior to incorporation. And today, we count another example from profit prior to incorporation. Example number 6. So, dear students, I humbly request to please listen very carefully and do practice at home once, twice, or 3 times, because this is a very easy and important example from your exam. So friends, I read the information related to our example. Prabhu Krupa Limited was incorporated on 1st April 2010 to take over the running of Prabhu Bhakt as from 1st January 2010. From the details given below, A. Prepare a statement showing profit or loss prior to and after incorporation. Calculate the sales ratio of pre and post incorporation periods. Now, total sales were rupees 5,04,000. Second, the cost of goods sold amount to rupees 3,36,000. Number 3, the sales for January, March, and August are 1.5 times the average of those for the year, while those for December are 2.5 the average, and those for June only half the average. तो डियर स्टूडेंट, मीन्स के जनवरी, मार्च और अगस्त का जो हमारा जो सेल्स है वो 2.5 हाफ from to average sales, and in July there's only half to average sales. मतलब फ्रेंड्स के जनवरी, मार्च और अगस्त का जो भी सेल्स है वो 2.5 गुना है हमारे एवरेज सेल से, और जुलाई का जो सेल्स है वो हमारे एवरेज सेल से आधा है. नंबर 4, द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट 3,150, डिबेंचर इंटरेस्ट 1,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20,000, डेप्रिसिएशन 6,000, कैरेज आउटवर्ड्स 1,680, interest on purchase 1,600, considerations to date of settlement 31st August 2010. मीन्स कि फ्रेंड्स, हमने जब हमारा बिजनेस परचेज किया तो उसकी परचेज प्राइस हमने कब उसको पेड की, तो 31st अगस्त, यानी कि अगस्त में हमने इसको पूरे पैसे दे दिए. अब उस पर इंटरेस्ट कितना हमने दिया, तो 1,600 रुपीज़. मैनेजर सैलरी 1,500, डायरेक्टर फीस पर एनम 30,500, maintenance charge of delivery 840 rupees. Now additional information, so salary of the manager who upon incorporation was made a director was rupees 6,000 per annum, since incorporation include in director fees above. हमें क्या कर रहे हैं कि जो मैनेजर था उसको हमने हमारा बिजनेस परचेज करने के बाद, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के बाद हमने इसको क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया. और जो मैनेजर था उसकी सैलरी कितनी थी पर मंथ, 6,000 थी, सॉरी यस पर एनम, पर एनम उसकी सैलरी कितनी थी, 6,000. अब यहाँ पे उसकी सैलरी दी गई है, मैनेजर सैलरी, ओके, उसकी पर एनम थी 6,000, लेकिन हमने कितनी पे की, 1,500, तो रिमेनिंग कितनी रही, 4,500. तो वो कहाँ पे इंक्लूड हमने कर दी है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर दी है डायरेक्टर्स फीस में. तो वो हमें फाइंड आउट करके वो हमें कैलकुलेशन करनी होगी. ओके. उसके बाद रेंट टू 31st July 2010 was rupees 2,400 per annum, after which it was increased to 4,200 per annum. मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 31st जुलाई तक हमारा जो रेंट था वो पर एनम कितना था, 2,400, और 1st अगस्त से वो कितना हो गया, 42,000. तो हमें वो भी यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि भाई पहले हम कितना रेंट पे कर रहे थे और उसके बाद हमारा रेंट में क्या चेंज हुआ. टोटल हमने इतना रेंट पे किया हुआ है, तो हमें उतना आंसर होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे टाइम रेशियो की. तो टाइम रेशियो के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे डेट के हमने अपने माइंड में कब डिसाइड किया कि हमें बिजनेस परचेज करना है, तो 1st जनवरी को, और एक्चुअली हमने कब परचेज कर लिया,
तो 1 अप्रैल को। ओके, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, तो 31 दिसंबर। यहाँ पे बोला गया नहीं, लेकिन आपको समझ जाना है कि अगर हम 1 जनवरी को स्टार्ट करते तो उसका एंड कब होगा, 31 दिसंबर। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन पे। तो टाइम रेशियो, तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आइडिया आया कि हमें एक साथ करना है, वो डेट कौन सी थी, तो 1 जनवरी 2010। उसको कहाँ पे लिख दिया हमने, प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम। उसके बाद हमने एक्चुअली बिजनेस कब परचेज किया, तो बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल को, तो उसको हमने डाल दिया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में। ओके, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ था, 31 दिसंबर 2010 को। तो यहाँ पे हमें 2 तारीखें मिल गई। ओके, तो अब यहाँ पे एक तारीख यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, तो वो नहीं मिल रही है, वो तारीख कौन सी होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल के पहले कौन सी तारीख आती है। तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल से पहले तारीख आती है 31 मार्च। तो यहाँ पे हमें कौन सी तारीख डालनी है, 31 मार्च को डालना है, तभी हमारा इनकॉर्पोरेशन जो टाइम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे 1 अप्रैल हो गया। तो यहाँ पे हमें जो तारीख दी गई थी 1 अप्रैल हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम उसके टाइम्स मंथ्स फाइंड आउट करें, तो जनवरी टू मार्च यानी कि 3 मंथ्स, और अप्रैल से दिसंबर यानी कि 9 मंथ्स, यानी कि 3 जेम 9। सो द रेशियो इज 1 जेम 3। आप 3 जेम 9 भी ले सकते हो या 1 जेम 3 भी ले सकते हो। आप अपने लिए जो चाहे वो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो सही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो थी टाइम रेशियो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका जो प्रोपोर्शन था वो आया 1.3। अब चलते हम सेल्स वॉल्यूम पे, यानी कि सेल्स रेशियो पे। यहाँ पे वॉल्यूम ने लिख दिया है गलती से, तो हम उसको सुधार देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो। तो रेशियो जो हमें सेल्स रेशियो जो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐसी एजम्पशन करनी होगी कि सपोज द फुल ईयर सेल्स आर ₹12 एंड देयरफॉर एवरी मंथ सेल्स आर ₹1। ओके, तो हमें प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स फाइंड आउट करना है। तो हमें उसको सबसे पहले हमारे जो 12 मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसको यहाँ पे लिख देना होगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम कितना था, 3 मंथ्स। तो कौन से मंथ से, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च वो कौन सा रहा, प्री इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद बाकी के जो महीने थे रिमेनिंग द मंथ्स, वो कहाँ पे आएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक के, तो यहाँ पे वो तारीख भी दी गई है अप्रैल से दिसंबर तक। अब पहले हम क्या करते, सबके जो हमने एवरेज है सबको यहाँ पे हम डाल देते, तो 1 1 1 कर दिया। सिर्फ ये आपकी समझ के लिए है। ओके, दिस इज फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग। अब हमें जो बोला गया है एक्चुअल में कि भाई हमारा सेल्स इस महीने में इतना था, इस महीने में इतना था, तो वो अब हमें यहाँ पे करना है। तो हमें बोला गया कि जनवरी, मार्च और अगस्त का जो था वो हमारा सेल्स है जो एवरेज सेल्स से 2.5 गुना था, यानी कि 2.5 था। तो हमने यहाँ पे देखो जनवरी, मार्च और अगस्त, इन 3 महीनों का हमने 2.5 गुना कर दिया। कहाँ से, एवरेज सेल से। एक का 2.5 गुना हो गया। बाकी के जो मंथ्स थे वो सब कैसे थे, एवरेज थे। लेकिन जून जो था, यहाँ पे देखो कि जून का था वो हाफ द एवरेज, जून था वो एवरेज से आधा था। तो हमने यहाँ पे जून का भी कर दिया। जून का यहाँ पे हमारा एवरेज 1 था, लेकिन उसको क्या करना था, आधा करना था। तो हमने 1/2 कर दिया, 0.5 कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे बाकी का क्या होगा, एवरेज 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2 1.5 है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 5/2 हो गया। 2 × 2 + 1, तो 5/2, 1 5/2, 1 1 1 1/2, 1 5/2, 1 1 1 1 1। ओके, अब 1 2 3 का टोटल करते हैं तो 11/2 हुआ, क्योंकि दोनों के अपॉन में क्या है, 2 है। ओके, तो 5/2 + 1 यानी कि 5 + 5 10 + 1 यानी कि 11.2। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 यानी कि 30/2। द सेल्स रेशियो इज 11:30। ओके फ्रेंड्स,
तो आपको इसको एक दो बार समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आपका सेल्स रेशियो गलत हो गया तो आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। इसीलिए नाउ अब इस एग्जाम्पल में हमें जो बोलते हैं हमें क्या दिया नहीं गया, तो ग्रोस प्रॉफिट देने गया, तो हमें वो फाइंड आउट करना होगा फ्रेंड्स। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, कि टोटल सेल्स वेर रुपीज 5,04,000 एंड गुड्स सोल्ड 3,36,000। तो डिफरेंस सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंट होगा उसे बोलते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, गुजराती में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये इंग्लिश में और ये गुजराती में है। तो 5,04,000 माइनस 3,36,000, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा 1,68,000। अब 1,68,000 हो गया तो इसको हमें यहाँ पे सेल्स के रेशियो पे हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा सेल्स रेशियो कितना 11/13। तो 11/13 को हम यहाँ पे अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इंग्लिश और गुजराती दोनों लिखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो जो ग्रोस प्रॉफिट है उसको मैंने सेल्स के रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया। तो 1,68,000 को मैंने डिवाइड किया तो 77,000 एंड 91,000 हमारा जो है वो आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है रेंट। तो रेंट है वो 33,150 है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है कि भाई पहले हमारा 2,400 था, उसके बाद 4,200 हो गया। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने कितना पे किया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना पे किया, तो वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा ईयरली रेंट अप टू 31 जुलाई 2010 तक कितना था हमारा ईयरली, तो 2,400 था। ओके, आपको यहाँ पे मैंने गुजराती में भी लिख के दे दिया है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद तो पर मंथ कितना हुआ, तो 200 रुपीज़ हो गया पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, हमारा पर एनम दिया हुआ है। देखो पर एनम है, एनम मीन्स वार्षिक, एन्युअली होता है। तो हमें मंथली फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट हमने कर लिया मंथली, तो वो हो गया 200। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो प्री इनक्वेशन टाइम पीरियड कितना है, यानी कि बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे देखो हमारा पहले का कितना था 3 मंथ से, उसके बाद 9 मंथ से। ओके, लेकिन तो पहले हम उसका प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम का वो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम का कितना हुआ, तो 200 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 600 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम कब तक हमें इस अमाउंट पे रेंट देना है, तो 31 जुलाई। तो हमारा पीरियड कब होता है पोस्ट इनकम, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का हमें कैसे पे करना है, 200 रुपीज़ के मुताबिक हमें अपना रेंट पे करना है। तो हम कितना पे करेंगे 800 रुपीज़। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा रेंट 31 जुलाई के बाद हमारा क्या हुआ, हमारा रेंट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 4,200 हो गया। तो 4,200 हो गया, तो सबसे पहले भी हमें क्या करना होगा, पर मंथ हम कितना पे कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना होगा। तो पर मंथ हम कितना फाइंड आउट पे कर रहे हैं 350 रुपीज़। तो फ्रेंड्स हम पर मंथ कितना पे करेंगे 350 रुपीज़। तो अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड में हम कितना पे करते हैं, तो हमने यहाँ 31 जुलाई तक तो हमने पे कर दिया। अब 1 अगस्त से लेके दिसंबर तक का हमें पे करना है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का हम कितना पे कर रहे हैं, तो 350 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 1,750 रुपीज़ हमें इतना पे करेंगे। ओके, तो हमारा टोटल रेंट कितना हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमारा हो गया 600 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में गया 800 प्लस 1,750 यानी कि 2,550 रुपीज़। अब देखो कि 600 प्लस 2,550 रुपीज़ का टोटल करेंगे हम, तो हो जाएगा 3,150 रुपीज़। तो अब हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की कि भाई पहले का 600 है और उसके बाद 2,550, तो उसको हम यहाँ पे अब अपने स्टेटमेंट में इसको नोट कर लेते हैं। तो रेंट जो है वो टाइम में हमने सेल्स किया, तो बिफोर आया 600 और पोस्ट में आया 2,550 रुपीज़। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो हमें कैसे करना है, सेल्स यानी कि टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड हमारा कितना था 1/3, तो उसके मुताबिक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो हमने यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टाइम के मुताबिक किया तो यहाँ 5000 नहीं रहा, 50,000 होगा 20,000 का 1:3 के रेशियो के मुताबिक। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड जो है बराबर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कैरेज आउटवर्ड्स जो है हमारा, यानी कि फ्रेंड्स जावकमल गड़ा बड़ा। तो फ्रेंड्स इसे कैसे हमें करना है, सेल्स रेशियो में करना है 11:13 के पॉइंट पे। तो हमारा कितना है वो टोटल 1680 रुपीज़। तो इसको हम 11:30 के सेल्स पे हम अगर इसको डिवाइड करते डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो होगा 770 रुपीज़ एंड 910 रुपीज़ वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर सैलरी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैनेजर सैलरी कितनी है हमारी, मैनेजर सैलरी जो है वो है 1500 ओके टोटल, और यहाँ पे हम उसको पर एनम दे रहे हैं 6000। उसके बाद उसे हमने क्या बना दिया, हमारी कंपनी स्टार्टिंग हो गई 1 अप्रैल, तो हमने इसमें क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया। और उसकी जो बाकी की सैलरी वो कहाँ पे है, मैनेजर्स के डायरेक्टर्स फी में है। तो उसको हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैनेजर सैलरी, तो हम उसको पहले तो हमने यहाँ पे जितनी दी गई है उसको हम पर मंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैनेजर सैलरी हमने 1500 रुपीज़ दिए। तो हमारा क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स किए, क्यों किए हैं तो आपको बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम के बाद यानी कि जब 1 अप्रैल से क्या बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया। देखो यहाँ पे डायरेक्टर वॉज ओके इनकॉर्पोरेशन वॉज मेड अ डायरेक्टर, यानी कि हमारा जब कंपनी स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल को तुमने उसको क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया। तो उसके पहले डायरेक्टर से पहले वो क्या था 3 महीने, इस टाइम में क्या था वो, इस टाइम में वो था मैनेजर। तो हम उसको कितनी सैलरी दे रहे थे, तो 1500/3 यानी कि 500 रुपीज़ पर मंथ दे रहे थे उसको। तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमने इसको कितनी दी थी 1500। अब उसकी टोटल एनुअल सैलरी कितनी थी 6000। तो अब पोस्ट में हमारा पोस्ट टाइम जो है वो कितना है 9 मंथ्स। तो उसकी हमें कितनी पे करनी चाहिए, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमें पे करनी चाहिए 5000 मल्टीप्लाई 9 के 4500 रुपीज़। अब ये कहाँ पे अटकी हुई है, तो यहाँ पे डायरेक्टर फी में अटकी हुई है, उसकी सैलरी वहाँ पे इंक्लूड हो गई है। तो अब हमें क्या करना होगा कि उसमें से इसको डिडक्ट कर देना होगा, और उसके बाद जो आएगा अमाउंट आफ्टर डिडक्शन वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल डायरेक्टर फी। ओके तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले मैनेजर जो सैलरी है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई उसकी जो सालाना जो सैलरी है उसमें पहले 3 मंथ की 1500 और उसके बाकी के 9 मंथ की कितनी है 4500 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले मैनेजर सैलरी, तो टाइम के मुताबिक यहाँ पे 1500 और 4500। अब डायरेक्टर फी जो है वो डायरेक्टर फी के बारे में बताया गया कि भाई उसको डायरेक्टर फी बना दिया। तो पहले तो हमने क्या किया, डायरेक्टर फी इतनी थी 30,500। अब उसमें जो वो उसकी फीस थी वो हम क्या कर देंगे, उसकी डिडक्ट कर देते हैं। तो डिडक्ट कर दिया तो डायरेक्टर फी कितनी आई एक्चुअल 9000। तो हम उसको पर मंथ कितनी फी पे कर डायरेक्टर को, तो 9000/12 यानी कि 750 रुपीज़ उसको हम पे कर रहे। तो हमने इसको कितने महीने से डायरेक्टर बनाया 9 मंथ से, क्योंकि पहले 3 मंथ वो क्या था मैनेजर था। तो उसकी कितनी सैलरी हमें पे करनी चाहिए, तो 6750 रुपीज़ 9 मंथ की। ये सालाना की है 9000, लेकिन हमें 9 मंथ की ही पे करनी है तो 6000। और वो कहाँ पे जाएगी, पोस्ट एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि नोंदणी के बाद हमने जब रजिस्टर करवाया उसके बाद वो मैनेजर डायरेक्टर बनता है। तो डायरेक्टर फी पोस्ट में हम उसको एलोकेशन करेंगे डायरेक्टली 6750 रुपीज़। यहाँ पे देख लो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वो आएगा एग्जाम्पल एक्सपेंस। उसके बाद कौन सा है, चलते आगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद है फ्रेंड्स डायरेक्टर मेंटेनेंस डिलीवरी डेप्रिसिएशन हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो 1500, तो वो भी पोस्ट में आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डायरेक्ट हम लिख देते हैं पोस्ट में 1500। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है टोटल 6000 है।
तो डेप्रिसिएशन 6000 है, तो डेप्रिसिएशन हम उसको टाइम के मुताबिक उसको एलोकेशन कर देते हैं। तो 1/3 के मुताबिक डेप्रिसिएशन को अगर हम प्रोपोर्शन के मुताबिक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1500 एंड 4500। उसके बाद जो मेंटेनेंस चार्ज ऑफ डिलीवरी 1 है, यानी कि डिलीवरी 1 का जो खर्च है वो हम कैसे करेंगे, सेल्स पे, क्योंकि वो डिलीवर क्या करती है, माल गुड्स का डिलीवर करती है, इसीलिए उसका एक्सपेंस भी कहाँ पे, कैसे ये एलोकेशन होगा, सेल्स के प्रोपोर्शन से। तो चलिए सेल्स के प्रोपोर्शन इसको हमने कर दिया। वो टोटल कितना है डिलीवरी 1 मेंटेनेंस चार्ज, तो वो है 840 रुपीज़। तो उसको हमने सेल्स डिवाइड कर दिया तो वो कितना आया 385 एंड 455। अब बाकी रहा इंटरेस्ट ऑन परचेज, तो वो हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वो तारीख लिख देनी है। तो फर्स्ट प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम तो मैं से लिख देना ही है। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमें क्या करना है कि हम कब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि कब हम परचेज प्राइस पे कर रहे हैं। तो 31 अगस्त को हमने पूरा हमारा हिसाब था वो सेटलमेंट कर दिया, तो वो तारीख हमें यहाँ पे लिखनी है। तो अब हमने कितने महीने का उनको इंटरेस्ट दिया, तो 8 मंथ्स का टोटल हमने इंटरेस्ट दिया जनवरी से अगस्त तक। तो इनमें से पोस्ट प्री का कितना था और पोस्ट का कितना था, तो रेशियो क्या होगा 3/5। ओके, अब टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो 1600। तो 1600 को हमें उसके 3/5 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 600 एंड 1000 हो गया। अब हमारा जो भी जितने भी जो पर्टिकुलर्स थे वो पर्टिकुलर्स सब खत्म हो गए। तो अब चलते हम टोटल की तरफ। तो हमारी टोटल इनकम कितनी है 77,000 प्री में, और पोस्ट में कितनी है 91,000। अब सारे एक्सपेंस का हम टोटल कर लेते हैं, तो वो हुआ 10,355 और पोस्ट में हुआ 37,165। ये टोटल हो गया। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे इनकम ज़्यादा है खर्च से, खर्च कम है और इनकम ज़्यादा है। इधर भी ऐसा हुआ कि खर्च कम है और इनकम ज़्यादा है, तो डिफरेंट क्या कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो वो कितना है, तो इसमें से इसको हमने डिडक्ट कर दिया, तो डिफरेंट आया 66,645 रुपीज़ एंड पोस्ट में आया 53,835 रुपीज़। सभी का टोटल इक्वल हो गया। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को आपको घर पे 1-2 बार करना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंट थे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को चूज़ किया है। मैं इस चैप्टर्स में आपको टोटल 5 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, वो आपको सबको अपने नोटबुक्स में अच्छी तरह से लिख देना है। घर पे रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद।